आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज रहा था। सांस्कृतिक उत्थान में मेरी नुपुर दी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा था। वे गर्वित सी अपने स्थान पर खड़ी हुई, बड़ी सी माथे पर सिंदूरी बिंदी, व्यवस्थित सलवटों वाले बॉर्डर वाली साड़ी, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित वे साक्षात नृत्य की देवी सी लग रही थी। वे मंच की ओर बढ़ रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट एक लय में उनके सम्मान में ध्वनित हो रही थी। विशेष मेहमानों की सीट पर बैठी उनकी सासू माँ बहुत आनंदित थी और स्वयं ही आगे बढ़कर लोगों को अपना परिचय दे रही थी कि वे सम्मानित नृत्यांगना की सास हैं। मैं उनकी चहेती बहन और मेरा बेटा बहुत पीछे बमुश्किल से जगह पा सके थे, क्योंकि दीदी ने मुझे या मेरे बेटे को आमंत्रित नहीं किया था। आखिर करती भी क्यों? पिछले कई सालों से हम दोनों बहनों के बीच कोई बोलचाल जो नहीं थी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये अबोला तोड़ने की कोशिश ना की हो, पर बचपन से ही मुझ पर सच्चाई का साथ देने का जो भूत सवार था ना, उसी के वशीभूत होकर मैं मानसिक पीड़ा से गुजरने के बावजूद उनसे बात करने को खुद को मना नहीं पाई। आखिर मेरी नजरों में उनका अपराध अक्षम्य जो था। आज मैं तुम्हें अपने परिवार से परिचित कराती हूँ। मैं यानी तुलिका, छोटे शहर की पैदाइश, 5 भाई बहन, माता पिता का सुखी परिवार। सुखी मतलब बहुत धनवान नहीं था हमारा परिवार। पिताजी सीमेंट फैक्ट्री में फॉरमैन थे। राव साहब के नाम से प्रख्यात, साक्षात ईमानदारी का दूसरा रूप। बहुत मेहनती, मजदूर वर्ग में देवता के समान पूजनीय। आखिर उनके हितार्थ हमेशा तत्पर जो रहते थे। 3 बहनों में मैं तुलिका सबसे छोटी थी, उससे बड़ी नुपुर और सबसे बड़ी सुशीला। तुलिका और नुपुर से बड़े शौर्य भैया और सबसे छोटा भाई प्रियांश। मैं यानी तुलिका बचपन से ही पढ़ाई में थी अव्वल, परंतु एकांत प्रिय। किताबों से ही दोस्ती थी, दिन भर किताबों में ही डूबी रहती। नाम के अनुरूप मुझे चित्रकला विषय में बेहद रुचि थी। स्वभाव से बेहद शर्मीली, किसी से अपनी बात कहाँ ही कह पाती थी, पर बिन कहे मेरी हर जरूरतों को जो समझ जाती थी वो थी नुपुर दी। उन्हें मेरे लिए किसी से भी लड़ने में परहेज नहीं था। कभी कभी तो वो शौर्य भैया से भी लड़ लेती, यदि वे मुझे शर्मीली, डरपोक कहकर चिढ़ाते। अपने नाम के अनुरूप उन्हें नृत्य का बेहद शौक था। जुनून की हद तक वे जाकर नृत्य का अभ्यास किया करती थी। राव साहब भी बच्चों को देखकर गर्व से भर उठते। दीदी के लिए उन्होंने संगीत टीचर की व्यवस्था भी की और तबला, घुंघरू, कथक, नृत्य की पोशाक जो दी कहती सभी उन्हें उपलब्ध भी कराई। बाकी रही सही कसर वो सुशीला दीदी से पूरी करवा लेती। सुशीला दी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। उन्हें उस मोहल्ले की मदर टेरेसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिवाली में वो हम सब भाई बहनों के लिए तो नई नई ड्रेसेस लाती ही, पर उसे बच्चों के लिए भी लाती। यूं ही हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। पर सुशीला दी की शादी की चिंता में पिताजी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने तो अपने भाइयों की काफी आर्थिक मदद की थी, पर अब रुपये लौटाने ना पड़े, इसीलिए सभी उनसे कन्नी काटने लगे। जहां वे रह रहे थे वह उनका ज्यादा समाज ना होने से परेशानी बढ़ गई थी। सुशीला दी 28 साल की हो चली थी। तभी पिताजी को उनके एक मित्र ने अखबार में विज्ञापन देखने की राय दी। पहले तो पिताजी तैयार नहीं थे, पर उसके अलावा कोई रास्ता ना देखकर उन्होंने विज्ञापन देखना शुरू कर दिए। सुंदर संस्कारी लड़की के लिए विज्ञापन देखकर पिताजी ने दिए पते पर चिट्ठी लिखी। जवाब में सप्ताह भर बाद ही सुंदर सजील एक युवक अपने दोस्त के साथ हमारे घर आया। अमर प्रभाकर नाम था उनका। देखते ही सभी को वे पसंद आए और उनकी बातों के तरीके ने तो जैसे सभी पर जादू सा कर दिया। फोटोग्राफी का व्यवसाय था उनका, पर अनाथ थे वे, ऐसा उन्होंने बताया। बुरा लगा जानकर, पर विवाह पर रजामंदी हो ही गई। विवाह का सारा खर्च भी अमर ने ही उठाया। सुशीला दीदी बड़े शहर में चली गई। बहुत खुश थी, उनके चिट्ठियों से जाहिर होता था।
फिर एक दिन उनके बीमार होने की चिट्ठी आई। अमर जीजा जी ने कहलवाया कि उनकी देखभाल के लिए तुलिका या नुपुर दी को कुछ दिन के लिए वहां भेज दें। मैं तो अपने स्वभाव के चलते वहां जाने से इनकार कर गई और नुपुर दी वहां भेज दी गई। नुपुर दी ने सुशीला दी की अच्छे से देखभाल की। जीजा जी भी उसका काफी ख्याल रखते थे। नुपुर दी की नृत्य में रुचि देखते हुए उन्होंने नृत्य टीचर भी रख ली। उनकी पसंद की सुंदर पोशाकें लाना, साथ घूमने जाना दोनों की दिनचर्या बन गई। उम्र का 19वां साल उन्हें भटकाने लगा था। वे अपने जीजा जी की ओर आकर्षित होने लगी। सुशीला दी को नींद की गोलियां दी जाने लगी। वे अस्वस्थ होने लगी। नुपुर दी इस बात से तो अनजान थी, पर उसके कदम डगमगाने लगे थे और आखिर वही हुआ जिसका डर था। वे गर्भवती थी। अमर को ये जानकारी होते ही वे नुपुर दी और सुशीला दी को राव साहब के घर छोड़ गए। नुपुर दी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर नुपुर दी को आश्वस्त कर गए कि वे सुशीला दी से तलाक लेकर उनसे शादी करेंगे। पिताजी सुशीला दी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। तभी पता चला अमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे फोटोग्राफी की आड़ में अफीम की तस्करी करते थे। राव साहब पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वे जब जेल में अमर से मिलने गए तो भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें छूटा फंसाया गया है, उनकी जमानत करवाई जाए। जमानत के लिए राव साहब कई वकीलों से मिलते, रात रात भर जगे रहते। वकीलों की मोटी फीस चुकाने में सुशीला दी के सारे गहने तक बिक गए। माँ और पिताजी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। कई कोशिशों के बाद भी वे अमर को जमानत नहीं दिलवा पाए। एक दिन खबर आई कि वे जेल से भाग गए हैं, जिसका कोई पता ना चल पाया। नुपुर दी के बारे में पड़ोसी बातें बनाने लगे थे, पर नुपुर दी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे अब भी सहजता से बाहर घूमती, पूछने पर कह देती छोटी आंतों में सूजन के चलते उनका पेट भर गया है। पिताजी जब उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर दिया। नियत तिथि पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। कैसी विडंबना! जिस पौत्र को गोद में लेकर आह्लादित होना था वो उनकी गोद में था, लेकिन उस नन्हे की किलकारियों के साथ साथ राव साहब के माथे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी। चेहरे पर पसीना झिलमिलाने लगा था। सीने में दर्द की तीव्र लहर दौड़ पड़ी, मानो प्राण लेकर ही शांत होगी वो। ये बच्चा बेटी सुशीला की कोख से पैदा हुआ होता तो घर पर उत्सव का माहौल होता। तब भी पिता तो अमर ही होता, पुत्र भी उन्हीं की होती। पर पुत्री को बदलने का घिनौना काम जो अमर ने किया था, उसकी इतनी भारी सजा भुगतनी पड़ी उन्हें। ये सोच सोच कर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। अपने आप को रोकने की नाकाम कोशिश वे काफी देर से कर रहे थे, लेकिन सामने पत्नी को पल्लू में मुंह छिपाकर रोते देखा तो खुद को रोक ना पाए। जार जार रोने लगे, आंसू गालों पर दुलकने लगे। बेटे को ब्याहने के बाद नाती को खिलाने की चाह किसे नहीं होती आखिर। शायद ही दुनिया में उनके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई और होगा। वे फूट फूट कर रो पड़े। पत्नी का स्पर्श उन्हें कंधे पर महसूस हुआ। रूंधे गले से वो कहने लगे, इस बच्चे का मोह हमें छोड़ना ही होगा। समाज से मिलने वाली शर्मिंदगी तो दिल पर पत्थर रखकर हम बर्दाश्त भी कर लें, पर बीमार सुशीला को कैसे समझाएंगे कि उसकी अपनी बहन ने उसके साथ कैसा विश्वासघात किया है। कोई उपाय नहीं था। उन्होंने तो जीवन में किसी का दिल ना दुखाया। भगवान उन्हें किन पापों की सजा दे रहे हैं, वे सोचने लगे। मुंह अंधेरे बेटी नुपुर को ले माँ बाप टूटे कदमों से घर की ओर चल पड़े। उधर हॉस्पिटल के पालना घर में फिर घंटियां बजी, पर आश्चर्यजनक उसमें कोई अभागी कन्या नहीं, पुत्र रतन था। नुपुर के सीने में भी एक उफान था, पर माँ बाप से बच्चे के बारे में पूछ सके इतना साहस कहाँ शेष बचा था उसमें। वे घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज़ सुनी तो शौर्य ने दरवाज़ा खोला।
माता पिता बहन की हालत देखकर उसे समझते देर ना लगी। वो नुपुर जिससे शौर्य अगाध प्रेम करता था, उसकी हर जिद पूरी करने की कोशिश करता था, उसे नुपुर से आज उसे नफरत हो आई थी। निकालो इसे यहाँ से, वो जोर से चिल्लाया। पिता ने उसे बमुश्किल संभाला जब तक वो नुपुर को धक्का दे चुका था। निढाल से नुपुर फर्श पर पड़ी थी। माँ को चिंता हो आई, पड़ोसी जाग गए तो समाज में बनी पति की बरसों की इज्जत चली जाएगी। वे तीव्रता से नुपुर को उठा दरवाजे के अंदर ले गई। पांव की ठोकर से दरवाजा अंदर से बंद किया। नुपुर को बिस्तर पर लेटा सार सार रोने लगी। इस कुलक्षणी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा बेटा, पर अभी तो इसे छोड़ दे। तेरी सुशीला दी को कुछ आभास हुआ तो वो जीते जी ही मर जाएगी। शौर्य नफरत से भरा पैर पटकता वहां से जा चुका था। माँ ने आंसू पोंछे ही थे कि सुशीला दी को वहां खड़ा देखा। माँ, नुपुर ठीक हो गई? क्या बताया डॉक्टर ने? उनसे पूछा। हाँ बेटा, कोई नस दब गई थी, ऑपरेशन करवाना पड़ा, अब ठीक है, तो सो जा। माँ ने सुशीला को सहज बनते जवाब तो दे दिया, पर भीतर एक सिहर गई। हाथ पांव कांपने लगे। धम से जमीन पर बैठ गई। सुशीला तुरंत पानी ले आई। पानी पीवे थोड़ी सहज हुई। सुशीला को समझा बुझाकर सोने भेज दिया। पति के सिरहाने आकर बैठ गई। तुम चिंता ना करो जी, भगवान पर भरोसा रखो, समय हर घाव भर देगा। हमें सुशीला को संभालना होगा, वो बीमार है, उसका पति जेल से फरार है, और ऊपर से ये कांड। राव साहब ने भीगी पलकों से पत्नी की तरफ देखा। कुछ दिनों में ही वे मानो बूढ़े हो चले थे। इस दर्द ने स्थायी जगह बना ली उनके जीवन में। उस रात का तो सवेरा हो गया, पर उनके जीवन में कभी सवेरा नहीं आया। शराब को उन्होंने साथी बना लिया। दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लगे। वो मजदूर लोग जो उन्हें देवता की तरह पूजते थे, नशे की हालत में उन्हें कहीं पड़ा देखते तो घर छोड़ जाते। शौर्य से ये सब देख गुस्सेल युवक में बदल गया। पिता की ऐसी हरकतें देख वो उनसे लड़ने लगा। देखते ही देखते हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां जैसे गायब ही हो गई। मैं तुलिका पहले ही डरपोक थी, अब तो तेज आवाज से भी सिहरने लगी। प्रियांश भी गुमसुम रहने लगा। सुशीला दी भी ज्यादा बीमार रहने लगी और माँ भी। ठीक हो रही थी तो बस नुपुर दी। 1 साल उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी। उन्होंने जिद की कि वे फिर से स्कूल जाएंगी। घर पर बच्चों को सुशीला दी की जगह ट्यूशन भी वही पढ़ाने लगी थी। भैया ने फीस देने से मना कर दिया तो खुद ही भर आई। एडमिशन ले लिया उन्होंने। अब वे मेरी ही कक्षा में थी। अपने चंचल स्वभाव और नृत्य से उन्होंने सबका मन मोह लिया था। मेरी दीदी होने से मेरी सभी सहेलियां उन्हें दीदी कहने लगी। सब उनसे खुश थे, पर घर पर अभी कुछ नहीं सुधरा। भैया उनसे बहुत नफरत करते। वे पढ़ने बैठती तो उनकी कॉपी फाड़ देते, जोर जोर से म्यूजिक चला देते। कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी करते। माँ के डांटने पर घर से निकल जाते। परीक्षाएं पास आ रही थी। नुपुर दी की चिंता बढ़ने लगी, पर उन्होंने हार मानना कब सीखा था। घर पर कह दिया वो स्कूल के पास किराए के घर में रहकर ही पढ़ाई कर लेंगी। परिचित से बात कर कमरे का इंतजाम भी कर लिया। मैं तुलिका उनकी लाडली कैसे उनके बिना रहती। मैंने नुपुर दी के साथ रहने का निश्चय किया। 2 महीने तक हम दोनों किराए के घर में रहे। मैं बीच बीच में घर हो आती। नुपुर दी से कोई मिलना चाहता भी नहीं। अब तो जैसे सुशीला दी को भी कुछ आभास हो चला था। वे भी नुपुर दी से नाराज थी। रविवार का दिन था। गुरुवार से परीक्षाएं शुरू होने वाली थी कि घर से खबर आई पिताजी नहीं रहे। वो आघात, शराब का अत्यधिक सेवन उनके जीवन को लील गया। हमारे सपने भी जैसे उनकी चिता के साथ ही जल गए। जैसे तैसे हमने परीक्षाएं दी और पास भी हुए। मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, पर अब मैं कैसे कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकती थी। बस मैं भी डिप्रेशन में आ गई। एक होनहार छात्र वाला मेरा जीवन क्या खत्म होने वाला था। मानसिक तनाव के चलते मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर वो सपना शायद मैं कभी पूरा ना कर पाऊं। कितने अच्छे नंबर से पास हुई थी मैं,
पर प्रतियोगी परीक्षा कैसे देती। क्वार्टर्स खाली करने का नोटिस आ चुका था। रहने का कोई और ठिकाना ना था। भैया पापा की जगह नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। दिन भर कई अधिकारी नेताओं के चक्कर काट काट कर निढाल हुए जा रहे थे। घर में सभी लोग परेशान थे। यहाँ तक कि पापा के जमा पैसे निकलवाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। खैर, काफी मशक्कत पर शौर्य भैया को नौकरी मिल ही गई। घर की समस्त जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। पापा की जमा पूंजी से छोटा सा घर भी खरीद लिया। एक बार जीवन फिर पटरियों पर चलने लगा। दूर से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, पर भैया नुपुर डी को अब भी माफ नहीं कर पा रहे थे। आए दिन दोनों पूरी तरह लड़ झगड़ पड़ते। इसी गम ने उनको भी शराब का आदी बना दिया। माँ ये सब देख चिंता में पड़ गई। नुपुर डी को चचेरी बहन के यहाँ आसाम भेज दिया गया। मैं अकेली पड़ गई। रात रात भर जाग कर नॉवल पढ़ने लगी। पर तभी एक खुशखबरी आई। मेरा सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में रेडियो ऑपरेटर के पद पर हो गया था। आंखों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना तैयारी बेमन से दी गई परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगी। नुपुर डी को फोन कर सूचना दे दी। उन्होंने भी आसाम में शास्त्रीय संगीत के कोर्स में प्रवेश ले लिया था। सुशीला दी भी कुछ सुस्त होने लगी थी। पास के ही स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। चंचवतों का वेग कुछ कम ही हुआ था कि भैया का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका दाहिना हाथ कोहनी तक पूरी तरह से जख्मी हो गया। वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुझे सूचना मिलते ही मैं घर आ गई। सुशीला दी और मैं भैया की देखभाल में जुट गए। नुपुर दी को भी इत्तला दे दी गई थी। वे भी घर के लिए रवाना हो चुकी थी। पर जब वो घर पहुंची, एक बार फिर हम सब हतप्रभ से उसे देख रहे थे। ऐसे विकट समय में भी वो ऐसा कैसे कर सकती थी? हम सब हैरान थे। नुपुर दी का अप्रियतम सौंदर्य तो उनकी वेशभूषा से झलक ही रहा था, परंतु हम लोगों की आंखें विस्मय से फटी रह गई उसके माथे में सिंदूर की चमकती गोल बिंदी और भरी मांग देखकर। खैर, अंदाजा आप सभी लोगों को हो ही गया होगा कि उन्होंने अब क्या किया होगा। सो उनका शादी करना इतना आश्चर्य करने वाला प्रसंग नहीं था। जो बात हमें विचलित कर रही थी, जिस बात ने शौर्य भैया के नुपुर दी के प्रति फिर से उमड़ते प्रेम को तत्क्षण भस्म कर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, वो उनके पति के रूप में साथ आए व्यक्ति ने उत्पन्न की थी। चचेरी बहन के नंदोई नुपुर दी का हाथ थामे खड़े हुए थे। कुलक्षणी फिर एक और बहन का घर तबाह कराई। माँ की चीखती हुई आवाज गूंजी। इस चीख के खत्म होने से पहले ही धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ माँ जमीन में गिरकर बेहोश हो चुकी थी। मैं छोटा भाई माँ को होश में लाने का जैसे असफल प्रयास कर रहे थे। कृशकाय से शौर्य भैया का बदन क्रोध से जो कांप रहा था। निकल जा यहाँ से कमीनी, वे नुपुर दी को धक्का देते हुए चिल्लाए और खुद ही लड़खड़ा गए। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ फिर से बसने नहीं आई हूँ। बालिग हूँ मैं और अपनी पसंद से शादी कर ली है। तुम लोगों के भरोसे नहीं हूँ अब। वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? कहती हुई नुपुर दी घर से अपने कथित पति के साथ निकल गई थी। क्रोध अपमान से गले तक भरे हुए हम लोग ना जाने किस मजबूरी के वशीभूत कोई प्रतिकार ना कर सके उनका, बस विस्फारित नजरों से जाते हुए देखते ही रह गए। अचानक माँ की बेहोशी का ख्याल आया। भाई पानी की छींटे उनके मुंह पर देने लगा। माँ होश में तो आई, पर उनका क्रंदन कलेजा फाड़ रहा था। जैसे तैसे उन्हें सांत्वना दी। एक भयंकर तूफान पल भर में ही जैसे सब कुछ तबाह कर गया था। नुपुर दी जा चुकी थी। घर में अब भयावह सन्नाटा पसरा था। इस सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। डर से हम सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अनजाना भय हमें जकड़े हुए था। सभी का आशंकित मन जोरों से धड़क रहा था। हिम्मत कर मैंने फोन उठाया। उधर से एक थर्राती हुई महिला की आवाज सुनाई दी।
मैं रूमा देवी। सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो चचेरी बहन की सास थी जिनके बेटी का घर मेरी नुपुर दी बर्बाद कर आई थी। वे गुस्से में थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी। आखिर माँ थी, मैं क्या जवाब देती उन्हें। और वो कुछ सुनना भी कहाँ चाहती थी, लेकिन उनकी कही अंतिम लाइन से मुझे लगा मैं मूर्छित हो जाऊंगी। उन्होंने मेरी चचेरी दीदी को घर से निकाल दिया था। नुपुर दी की गलती की सजा सुमिति को उठानी पड़ेगी, ये सोच सोच कर मैं कांप गई। चाचा चाची पर क्या बीतेगी, वे माँ से कैसा बर्ताव करेंगे, ये सोच मेरी रूह कांप रही थी। माँ कराहती आवाज में किसका फोन है पूछ रही थी, पर मैंने उन्हें टाल दिया। नुपुर दी पलट कर नहीं आई। मैं उन्हें भी सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। घर अशांत था, मौत सा सन्नाटा। सुबह नुपुर दी का फोन आया, मैंने ही उठाया। उन्होंने बताया वे किसी होटल में ठहरी हैं, शाम को चली जाएंगी। वे रोने लगी। भैया माँ की चिंता व्यक्त करते रो रही थी। शौर्य भैया मुझे पिछली गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही सही से जीने देंगे। रवि जी मुझे समझते हैं, वे भी अपनी पत्नी से परेशान हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। तुलिका, तुम तो मुझे समझो, मैं अपने सपने किसी भी कीमत पर पूरे करना चाहती हूँ। रवि जी ही वो सब मेरे लिए कर सकते हैं। मैं उनके साथ जा रही हूँ बहन, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बस जाते जाते तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आओगी ना, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं असमंजस में कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उधेड़बुन में थी, जाऊं ना जाऊं। नुपुर दी ने जो किया उससे मैं भी नाखुश ही थी, पर मेरा उनसे स्नेह मुझे बार बार उकसा रहा था कि मैं उनसे मिलने जाऊं। क्या पता उसके बाद मिलना होगा कि नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने शादी करने से पहले मुझे बताया क्या। मैंने मन को व्यस्त रखने को पेंटिंग करने का सोचा, पर रंग भरते भी मेरा ध्यान तो नुपुर दी की ओर ही था। शौर्य भैया का पैर भी पास ही में लगा था, सो घर से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। समय बीता जा रहा था, बाहर सांझ ढलने लगी थी। अचानक दिल में तीव्र पीड़ा हुई। नुपुर दी हमेशा के लिए जा रही हैं। मैंने छोटे भाई को साथ लिया, घर से निकल पड़ी बिना किसी को बताए। ऑटो अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर आज यूं लग रहा था जैसे गति कुछ ज्यादा ही कम है। अभी 2-3 किलोमीटर ही चले होंगे कि साइड से एक कुत्ता दौड़कर ऑटो की तरफ आता दिखाई दिया। मैंने भय से आंखें बंद कर ली, ऑटो के साइड की रॉड को कसकर पकड़ लिया। धड़ाम, तेज आवाज के साथ कुत्ता ऑटो से टकराया। ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले ही संतुलन खो बैठा। ऑटो सड़क पर पलटी खा चुका था। पल भर में ही रोने चीखने की आवाजें वातावरण को भयावह बनाने लगी थी। छोटा भाई छिटक कर दूर जा गिरा, पर मेरा दाहिना हाथ ऑटो के नीचे दबा हुआ था। हे राम, फिर अनहोनी, अब क्या होगा। मेरा सर चकराने लगा। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की। उफ, हाथ फंसा हुआ था। मैंने अपनी सारी ताकत लगा के हाथ खींचा। हाथ बाहर तो निकल आया, पर खून का फव्वारा सा छूटा। दाहिने हाथ का अंगूठा टूटा लटक सा रहा था। खून देखकर मुझे भी डर लगने लगा। छोटा भाई बुरी तरह घबरा गया। वो दौड़ दौड़ कर लोगों से मदद मांगने लगा कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। लोग वीडियो बनाने में लगे थे और मदद के नाम पर पीछे हट रहे थे। दर्द असहनीय हो चला था। हाथ से गिरता खून मुझे और भी डरा रहा था। लगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी कि सामने से आता हुआ ऑटो रुका। चालक ने अपनी सारी सवारियां वहीं उतार उन्हें दूसरे ऑटो से जाने को कहकर मेरी ओर लपका। अपने कंधे पर रखे तौलिए से मेरा हाथ लपेटा। भैया को साथ ले तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। भैया से पूछकर घर पर और नुपुर दी दोनों को फोन कर सूचना दे दी। नुपुर दी वहां बदहवास से नंगे पैर दौड़ती हुई पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। मेरे ही कारण तुलिका, तुम्हारा ये हाल हुआ, कहकर चीत्कार से करने लगी। मेरी ड्रेसिंग की जाकर दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया गया। घर से माँ सुशीला दी भी आ चुके थे।
माँ नुपुर दी को फिर कोसने लगी। रवि जी ने इशारा कर नुपुर दी को ट्रेन आने का टाइम होने की बात कही, पर नुपुर दी बिफर गई। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तुलिका को इस हाल में छोड़कर। उससे ज्यादा कोई प्यारा नहीं है मुझे। रवि जी गुस्से से तमतमाए कॉटेज फोर्ट से बाहर चले गए। मैं और नुपुर दी बस रोए जा रहे थे और रोते हुए एक दूसरे के कंधे भिगो चुके थे। तभी नुपुर दी ने खुद को संभाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी तुलिका, तुम्हारा अंगूठा ठीक हो जाएगा, तुम फिर से पेंटिंग कर पाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी अपने सर पर स्नेहशीष देते हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ मुझे। लगा पिताजी ही खड़े हों। मैंने आंखें भींच ली जोर से कि अगर ये सपना है तो टूटे नहीं। मैं पिताजी के स्पर्श को देर तक अनुभव करती रहूं, पर तभी अपनेपन से भरी अनजान आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी, बेटा अब मैं चलूं। मैंने अचानक आंखें खोली। मतलब पिताजी नहीं हैं, कोई सपना भी नहीं, फिर कौन है ये? नुपुर दी और मेरे पास एक बुजुर्ग से अंकल खड़े थे। दी ने बताया ये वही ऑटो वाले अंकल थे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। अंकल की आंखें भी भीगी हुई थी। बेटा अपना ध्यान रखना, तुम तो वैसे भी बहुत हिम्मत वाली हो, देखना जल्द ठीक हो जाओगी। मैं आता रहूँगा मिलने, कहकर अंकल वहाँ से चले गए थे। हम दोनों उस गरीब से व्यक्ति की अमीरी से मुखातिब थे। वो तो हमें पिताजी का स्पर्श दे गए थे, जो इस विपदा में हमारा सबसे बड़ा मरहम था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मुझे एडमिट कर लिया गया था। नुपुर दी ने रवि जी को वहीं रहने को मना लिया था, पर घर नहीं गई, पास ही किराए का कमरा ले लिया। घर से माँ, सुशीला दी, प्रियांश क्रम से टिफिन लेकर आने लगे, पर नुपुर दी मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। शौर्य भैया भी ठीक होने लगे थे। रवि जी जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के सानिध्य से वंचित होने लगे तो जैसे बौखलाने लगे। सभी के सामने नुपुर दी को बार बार चलने के लिए कहते। नुपुर दी उन्हें छिड़क देती, पर घर वालों की नफरत नुपुर दी से बढ़ने लगी। हॉस्पिटल में मुझे देखने आने वाले पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों का तांता लगा रहा। जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई नुपुर दी को दबी जुबान से भला बुरा ही कहता। उस पर रवि जी की जबरदस्ती नुपुर दी चिढ़ने लगी थी। फिर भी मुझसे बातें करते समय वो संयत रहती, पर उनकी रवि जी के प्रति तनावयुक्त स्थिति उनके चेहरे पर उभरने लगी थी, जिसे किसी तरह छुपाकर वो मेरी सेवा में लगी थी। आज हमारे स्कूल के गणित के अध्यापक आए थे। उन्हें किसी से मेरी दुर्घटना का पता चला। मुझे अपने आप पर गर्व सा महसूस हुआ। उनकी सकारात्मक बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। अचानक मेरी नज़र उनके पॉकेट में लगे सुंदर पेन पर पड़ी। मैंने उनसे मांगा और उसे देखने लगी। उसे ओपन करने को प्रेस करना था, पर दाहिने हाथ में तो चोट थी। मैंने पेन को हाथ पर बंधे प्लास्टर पर टकराया और बाएं हाथ के अंगूठे से उसे प्रेस करने की कोशिश करने लगी, पर बाएं हाथ से काम करना अभ्यास में कहा था। पेन फिसल गया। नुपुर दी की चीख कमरे में गूंजी। मेरा डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया।